हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग कॉलोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन देखने वाले हैं। और इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कॉलोरॉस लॉ आप वर्क करता है। और बहुत आसान सा एग्जांपल है कॉलोरॉस लॉ का। तो देख लेते हैं कॉलोरॉस लॉ है क्या। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे वर्क करता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको पिछली टॉपिक में पढ़ा दिया था। तो इसी टॉपिक के लिए मैंने आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया ताकि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी पिछला टॉपिक जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कॉलोरॉस लॉ होता क्या है और इसके अंदर किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कॉलोरॉस लॉ होता क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इट्स आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होती है, वो सम होती है उसके आयनिक कंडक्टिविटी का, उसके आयंस की कंडक्टिविटी का। जो उसके आयंस होंगे जैसे कटायंस और अनायंस हैं, तो यहाँ पे दे रखा है जैसे मान के चलो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है, ए एक्स बी वाई है, तो इसकी जो आयंस की कंडक्टिविटी होगी, अगर उसके आयंस की कंडक्टिविटी का अगर हम सम कर देंगे तो वो उसके मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी को आप सम कर दो तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके आयनिक कंडक्टिविटी मतलब कटायंस और अनायंस की कंडक्टिविटी को सम कर दो तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की। तो आगे चल के एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकालते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कॉलोरॉस लॉ की किस तरीके से वर्क करता है। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए एक्स बी वाई, मतलब कुछ भी कंपाउंड है तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखो, एक्स क्या है, इसके जो भी यहाँ सब्सक्रिप्ट में होगा उसको आगे लिख देंगे, ए जिस साइन में टूटा है और बी जिस साइन में टूटा है वाई इसके आगे लिख देंगे। जैसे NaCl है तो NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो देखो बच्चों, इसके सब्सक्रिप्ट में 1 है, इसके सब्सक्रिप्ट में भी 1 है, तो इसका मतलब आगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और लैम्डा की पावर लैम्डा नॉट Na प्लस और Cl नेगेटिव, क्योंकि NaCl इसमें ऐसे ही टूटता है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। वैसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जैसे NaCl का तो समझ में आया। अब MgCl2 का कैसे लिखते हैं, ये देखो, MgCl2 कैसे टूटता है, Mg और 2Cl नेगेटिव में टूटता है, Mg प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटता है। तो उसका मतलब क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस 2 प्लस और 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि Mg का तो 1 है तो 1 तो आगे आ गया, तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट Cl का तो 2 है ना, तो 2 आगे आएगा इसका। तो ये देखो 2 इसका आगे आ गया और आयंस Cl नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी 2 है और O का 3 है, तो एल्यूमिनियम का 2 आगे आएगा और O का 3 आगे आएगा। तो देखो एल्यूमिनियम 3 लूज करता है तो एल्यूमिनियम 3 प्लस उसके आयंस और 2 आगे आ गया, और O 3 है तो 3 आगे आएगा, 3 इसका आगे आ गया और O2 नेगेटिव। तो दिस इज द वे टू राइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब लिखना समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनको लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, जो इनके वैल्यूज़ हैं उनको आगे पुट कर दो और जो इनके आयंस हैं उनको उनके आयंस में टूट दो। देखो Mg 2 प्लस में ही टूटता है ना, तो Mg 2 प्लस लिखा है, Cl नेगेटिव में टूटता है तो Cl नेगेटिव में तोड़ा है, Al 3 प्लस में टूटता है तो Al 3 प्लस में तोड़ा है, और O 2 नेगेटिव में टूटता है तो O 2 नेगेटिव में तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना आया होगा। अब देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलोरॉस लॉ किस लिए, मतलब कहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉलोरॉस लॉ का, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में हम को यूज़ करने वाले कॉलोरॉस लॉ के अंदर, तो एप्लीकेशन है ये इसका कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलोरॉस लॉ का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही मतलब अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए हम कॉलोरॉस लॉ का यूज़ करते हैं। अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा सी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं और लैम्डा नॉट को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये नॉट ऊपर की तरफ आएगा, मैंने नीचे लिख दिया है, तो थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, इसे करेक्ट कर लेना। तो दिस इज लैम्डा सी और लैम्डा नॉट ऊपर की तरफ आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा,
अगर इसकी लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 कर दें, तो पीछे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि लैम्डा की वैल्यू जब 1 होती है तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इज द स्टेट, तो ये वो स्टेट है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कोलरॉश लॉ किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl and NaAC are 126.4, 425.9, 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। तो बच्चों दिस इज द, हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है HAC की। अब पहली बात तो Na तो समझ में आ रहा है भैया, ये AC क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि AC को बोलते हैं एसीटेट आयन। तो कभी कभार आपको एसीटेट आयन को इस तरीके से भी लिख के दे देता है बच्चों, और यहाँ पे भी AC का मतलब क्या है, एसीटेट आयन। तो पहले इन दोनों टर्म्स को ही समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स किस तरीके से हैं, फिर बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं कि NaC क्या है और HAC क्या है। तो AC का मतलब होता है बच्चों एसीटेट। AC का मतलब क्या होता है, एसीटेट आयन। तो जब भी एसीटेट आयन की बात होती है तो उसे AC लिखते हैं। तो एसीटेट आयन किस तरीके से लिखा जाता है, CH3CO नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन। तो ये आपका एसीटेट आयन होता है। अच्छा, अब देखते हैं NaC क्या होता है। तो NaC को लिखने का तरीका होता है CH3COONA। तो दिस इज द एसीटेट आयन, और इसी को आप सोडियम एसीटेट भी बोलते हो। ठीक है, आई बात समझ में, सोडियम एसीटेट आपका यही है। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो ऐसे टूटेगा ये CH3COO नेगेटिव और Na प्लस। तो CH3CO नेगेटिव को आप कैसे लिख सकते हो, AC में लिख सकते हो। ठीक है, AC नेगेटिव लिख सकते हो ना, अरे एसीटेट आयन है और एसीटेट आयन को ऐसे भी लिख सकते हो, और Na को तो आप लिख ही सकते हो ऐसे। तो दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो NaC बन जाएगा। तो आप समझ में आया NaC कैसे बना। तो NaC आपका इस तरीके से बना है। अब HAC देख लेते हैं इसी तरीके से। HAC को क्या बोलते हैं, ये तो आपका एसीटेट है, तो मतलब CH3CO नेगेटिव, और H क्या है आपका, ये आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो HAC इसका मतलब अब समझ में आया बच्चों, दिस इज द एसिटिक एसिड। तो HAC क्या है आपका, एसिटिक एसिड। अब देखो अगर कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको दिया होता तो आप तो बोलते कि भैया ने पढ़ाया ही नहीं है। तो सिंपल ये एक आसान सा तरीका होता है जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एसिटिक एसिड को इस तरीके से लिख देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब इसको क्या कहते हैं, एसिटेट आयन, और इसको H प्लस। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से HAC और NaC का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, HAC की, मतलब एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है, NaCl, HCl और NaC की क्या दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और हमें निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है। तो देखते हैं किस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन और समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, देखते हैं, चलो। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, HAC की। तो HAC की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देखते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एज ए कोलर्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। तो दिस इज द कोलरॉश लॉ फॉर द HAC, मतलब कोलरॉश लॉ इस तरीके से लिखेंगे HAC के लिए। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमें दे क्या क्या रखा है पहले वो देख लेते हैं। हमें NaCl दे रखा था, हमें HCl दे रखा था, हमें NaC दे रखा था। तो मैंने तीनों के लिए कोलरॉश लॉ लिख लिया है। तो देखो NaCl का कोलरॉश लॉ किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो इसका तो मैंने पहले भी लिख के दिखा रखा है आपको। HCl कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट H प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो इसका इस तरीके से लिखेंगे। अब NaC का किस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। तो ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे तीनों का आपका कोलरॉश लॉ लिख के दिखा दिया है। अब आपको किसका कोलरॉश लॉ, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है HAC की। अब बच्चों देखो, इन तीनों की मदद से आपको HAC की वैल्यू निकालनी है। अब आपको H कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे H कहाँ पे है, H है HCl के पास। ठीक है बच्चों, और आपके पास AC कहाँ पर है, AC कहाँ पे मिल रहा है आपको,
AC मिल रहा है आपको NaC के पास। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, मतलब सेकेंड और थर्ड को प्लस कर दो, तो आपके पास H भी आ गया और AC भी आ गया, ठीक है। बट NaCl आपके पास फालतू आ गया, क्योंकि आपको HAC चाहिए ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो आपके पास H भी आ गया, AC भी आ गया। देखो H ये रहा और AC ये रहा, बट आपके पास Na और Cl प्लस ज़्यादा आ गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि इन दोनों इक्वेशन में से आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो NaCl आपका माइनस हो जाएगा। तो ये देखो मैंने नीचे यही किया है कि सेकेंड और थर्ड को मैंने प्लस किया है और फिर लास्ट में मैंने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्योंकि मुझे H और AC चाहिए, तो H और AC मेरे को फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मिल जाएगा। तो इन दोनों को सम कर देंगे और फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो आगे मैंने किस तरीके से कर रखा है। मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को प्लस किया और माइनस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को। किस तरीके से, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट AC। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी। थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, माइनस ऑफ, क्योंकि दोनों प्लस में थे, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो एक बात बताओ, आपका जो Cl नेगेटिव है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और वैसे ही Na प्लस नेगेटिव से और Na नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। तो ये सब बचा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बची है आपके पास, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास बची है कि लैम्डा नॉट, ये आपके पास ये पूरा ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसी को तो हमने लिखा था, लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaC और माइनस लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस H प्लस लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास बची हैं, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज आपको गिवन है, तो इन सब की वैल्यूज आप पुट कर दो, क्योंकि आपके पास ये आ चुका है। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या थी 425.9, इसकी वैल्यू क्या थी 91, इसकी वैल्यू क्या थी 126.4। तो इन सब की वैल्यूज आपने पुट कर दी। और ये आपका क्या होता है, ये आपका मैंने अभी मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो लैम्डा नॉट H प्लस और नॉट AC नेगेटिव आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC होता है। तो मैं इन दोनों की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इन दोनों की जगह पे ये पुट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे ये पुट किया, अब ये दोनों अब आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद अब इसकी वैल्यू जो आ रही है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रही है, और दिस इज द HAC वैल्यू। तो मेरे हिसाब से आपको कोलराश लॉ और इसका एग्जांपल समझ में आएगा। तो इस तरीके से कोलराश लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और NCERT में बहुत सारे एग्जांपल्स कोलराश लॉ के दे रखे हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और आप अब हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेल्स हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हम बाद में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है एज न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वाइज। अब आपके कुछ थ्योरीज रह रहे हैं जो सेल पे डिपेंडेंट है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थियोरेटिकली आपको सेल बनाने के लिए कभी पेपर में दे देगा बस, बाकी आपको वैसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने चैप्टर के अंदर करा दिए हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये चैप्टर आधे से ज़्यादा आपका फिनिश हो चुका है। अब जो बचा है वो सेल्स हैं, तो हम आगे की वीडियोज़ में जब कभी बना के दूंगा आपको, तो वो आप उसमें देखना, ओके बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।